Thank you, Ketan ji, for those nice words, and thank you, NG India, for this wonderful opportunity, and thank you, friends, for being here in this wonderful evening today. The topic today is very close to my heart, retirement, and yes, small steps. As Ketan ji said, कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम भी ओ सेट है, OSAT, वन स्टेप एट ए टाइम। दोस्तों, गौर से इस बात पे थोड़ा विचार कीजिए कि आज आपके पास जितना भी ज्ञान है वो इसलिए है कि आप बात करते हैं, आप बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं। और जब आपने अपने 4 या 5 वर्ष की अवस्था में पढ़ना लिखना शुरू किया होगा, तो पहला अक्षर जो आपने सीखा होगा, पहला अल्फाबेट जो आपने सीखा होगा, वो ए है। आपने ए फॉर एप्पल सीखा, और जब आपने ए फॉर एप्पल सीख लिया तो आपके पेरेंट्स ने आपको बी फॉर बेबी या बी फॉर बॉय सिखाया। तो जो सफर ए से शुरू हुआ था, आज देखिए कहां तक पहुंच गया है। जी हाँ, जीवन में ये जो छोटे कदम होते हैं, जो पहले कदम होते हैं, वही हमारा कायनात बनाते हैं। और इन्वेस्टमेंट में भी ये सबसे खास बात है। केतन भाई, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताना चाहता हूं, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर अब मैंने 30-32 साल जिंदगी के पूरे कर लिए हैं। मैंने 1992 के अंदर काम करना शुरू किया था। मैं छोटे से शहर से निकला और मुंबई में मुझे नौकरी मिली, और जो मेरी पहली तनख्वाह थी, जो पहली सैलरी मुझे मिली, मैं गवर्नमेंट जॉब में था। वहाँ पर जो डीए और मेरी बेसिक सैलरी मिला के मुझे 5,300 रुपए की पहली तनख्वाह मिली, जो अगले 1 साल तक मिलती रही। उसके बाद कुछ छोटा-छोटा इंक्रीमेंट मुझे हर साल लगता था। गवर्नमेंट में आप जानते हैं उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ करती थी। तो उस वक़्त मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं करोड़ रुपए कभी जोड़ पाऊँगा। हाँ, उस वक़्त जो म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे, बहुत कम म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे। 2 या 3 म्यूचुअल फंड्स थे, और एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड था जिसको म्यूचुअल फंड नहीं कहा जाता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। वहाँ पर उनकी एक योजना थी जिसको बोलते थे लखपति योजना, जो आप लखपति कैसे बन सकते हैं। तो 1992 के अंदर जो मेरा सपना था, वो लखपति बनने का था। करोड़ तो सपने में ही नहीं आया था। लेकिन धीरे-धीरे हिंदुस्तान का विकास हुआ, लिबरलाइज़ेशन हुआ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, और हमारे सपने बड़े होने लगे। और जीवन में एक दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे करोड़पति बनना चाहिए, और इसके लिए मैंने लगातार कोशिश की। मैं इन्वेस्टमेंट करता चला गया। गलतियां बहुत सी हुई, गलतियों से मैंने सीखा भी, लेकिन अपने सफर को कभी छोड़ा नहीं। केतन भाई, आपको पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, जीवन का जो पहला करोड़ मैंने अपनी जिंदगी में देखा, वो 19 साल की जिंदगी में देखा। दोबारा बोलता हूं, जिंदगी का पहला करोड़ बनाने में, मतलब आपका पोर्टफोलियो 8 फिगर्स का हो जाए, आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो जाए, ये सपना जो मैंने देखना शुरू किया, जो लाख से शुरू हुआ था करोड़ तक पहुंचा, इसको होने में 19 साल लगे। लेकिन जो पिछला करोड़ मैंने बनते हुए देखा, वो 6 या 7 महीने में बन गया। जी हाँ, यही सबसे बड़ी बात समझनी है। जिस पहले करोड़ को बनने में 19 साल लगते हैं, उसी सफर को आप जारी रखते हैं, तो एक समय जीवन में ऐसा आता है कि आपका आखिरी करोड़ जो बनता है, वो मात्र 6 महीने में बनता है। टर्निंग स्मॉल स्टेप्स इनटू बिग विन, यही वो बात है जो एक छोटे इन्वेस्टर को समझनी है। हमारा मीडिया ऐसा हो गया है, हमारा टीवी, हमारा यूट्यूब, हमारा 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 सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि वो हम सभी को वॉरेन बफेट बनाना चाहता है, हम सभी को आके झुंझुनवाला बनाना चाहता है, हम सभी को मिस्टर दमानी बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे आप शिखर की तरफ देखेंगे, शिखर पे स्थान बहुत कम होता है। ये सही है कि हर हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बन सकता है, पर प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है। 140 करोड़ देशों के राष्ट्र का प्रधानमंत्री केवल एक होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि आप में से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, कामयाब कोशिशें ही तो कामयाब होती है। आप बन सकते हैं, पर क्या हर कोई बन सकता है? इतना स्थान ही नहीं है ना। 140 करोड़ की जनता में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमें क्या बात समझ में आई है? हमें सबसे बड़ी बात क्या समझनी है? हम बड़े लोगों से प्रेरणा तो ले सकते हैं, पर हमारा गोल वो बड़ा व्यक्ति बनना हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति का गोल होता है, हर एक व्यक्ति का सपना होता है, हर एक व्यक्ति का इरादा होता है, हर एक व्यक्ति की जो जो इच्छाएं होती हैं, वो पूरा करना हमारा दायित्व है। हमारे परिवार के सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व है, हमारी इच्छाओं को पूरा करना दायित्व है। तो जो पहली चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कदम उठाते वक्त इन्वेस्टमेंट्स का, आपको इन्वेस्टमेंट्स में पहला कदम क्या उठाना है? मुझे सबसे बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी है। मेरी पहली कोशिश है कि मेरे हर सपने, मेरी हर जरूरतें, मेरी हर इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। हमारा शास्त्र भी दोस्तों यही कहता है, एज पर अवर स्क्रिप्चर्स, धरती को 2 नाम दिए गए, इच्छा लोक और मृत्यु लोक। यहाँ पर सबको मृत्यु प्राप्त होती है, और आप जानते हैं जीवन में हमें करना क्या है। मृत्यु को प्राप्त होने से पहले अपने और अपने परिवार की समस्त इच्छाओं को पूरा करना है।
और जो व्यक्ति इच्छा पूरी करता है वही इमेंसिपेशन, सैल्वेशन को प्राप्त करता है, जो कि अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ है दोस्तों। उस अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ के लिए आपको धन की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ धन को धर्म का मूल माना गया है। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, वो धर्म का पालन भी नहीं कर सकता है। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। तो ये धन बनाने का, धन पाने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो हम धन कमाते हैं और एक हम धन बनाते हैं। आज हम धन कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी पैसा कमाना जानते हैं। हम यहाँ पर धन बनाने की बात कर रहे हैं। और धन बनाने में आपको जो कदम उठाने हैं, वो छोटे छोटे कदम क्यों उठाने हैं, छोटे छोटे कदम कैसे उठाने हैं, क्योंकि हमें सुनिश्चित करना है कि हम कामयाब हों। हमें लॉटरी नहीं खेलनी है, हमें नाकामयाबी नहीं देखनी है। हमें से हर एक को इतना धन का निर्माण करना है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो सके, वो इच्छाएं जो धार्मिक हैं, राइटियसनेस है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म का मतलब राइटियसनेस होता है। आपकी जो वैदिक धार्मिक इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अगर चाहेंगे तो आगे बढ़ के हम क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं, हम अपने प्रश्नों पे भी विचार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय मैं आपसे लूंगा अपनी बात रखने के लिए। और आज जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो रिटायरमेंट है। सवाल उठता है रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जी हाँ, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जो इस पर आप यकीन नहीं करेंगे। आप जानते हैं वो क्या है? हमारे समाज में यकायक पिछले कुछ समय से TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, 2 के नीचे आ गया है। हमारे देश में लगातार जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या कम होने लगी है। तो मैं आपको 2 सूचनाएं दे रहा हूं। ये 2 सूचनाएं बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। पहली सूचना, पिछले 3 सालों से 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 का आंकड़ा अभी मैंने देखा नहीं है, पर 22, 23, 24 का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। आप जानते हो वो क्या कहता है? हिंदुस्तान में हर साल जो छोटे बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे समाज में हुआ है ना दोस्तों, वो ये है कि हमारे समाज में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हमारे समाज का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि कर रहा है वो कौन सा है? जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। हमारी अभी 2011 के अंदर हमारी जनगणना हुई थी, उसके बाद हमारा सेंसस नहीं हुआ है। तो मैंने population.un.org, यूनाइटेड नेशंस का एक वेबसाइट है, उस पर मैं गया, जो अंदाज लगाता है कि दुनिया की आबादी कितनी है। उन्होंने कयास लगाया है कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है। उसके बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, जरूरत को समझेंगे, तभी तो हम स्टेप्स को समझेंगे कि हमें स्टेप्स क्या लेने हैं। तो जैसा कि पहली खबर मैंने आपको दी कि पिछले 3 सालों से लगातार जो स्कूल में नए एडमिशन हो रहे हैं, बच्चों की संख्या कम हो रही है, हिंदुस्तान का TFR कम हो रहा है। दूसरी खबर ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का सेंसस नहीं हुआ है। मैं जो सेंसस आपके सामने लेके आया हूं, ये एक एस्टिमेट है, कयास है, जो कि UN का population.org से मैं लेके आया हूं। यूनाइटेड नेशंस का ये एस्टिमेट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2023 में हिंदुस्तान की आबादी को करीब करीब 140 करोड़ के आसपास माना गया है। तो हमारी आबादी में 5 तरह के विभाजन किए जा सकते हैं। इन 5 ways वी कैन क्लासीफाई अवर सोसाइटी। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, प्री स्कूलर्स, वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बच्चे जो कि अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं, बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं और अब कामकाज कर रहे हैं, वो लोग जो कि 60 साल से ज्यादा हैं, रिटायर हो गए हैं, और वो लोग जो वयोवृद्ध हैं, एल्डरली हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। तो 5 तरह के लोग हमारे परिवार में रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं। तो ध्यान से जो मेरी बात है सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बहुत अजीब सी बात आपको कहने जा रहा हूं। 1990 के अंदर हिंदुस्तान की आबादी 85 करोड़ के आसपास थी, जो कि 2023 में बढ़ के 142 करोड़ के आसपास हो गई। जब हिंदुस्तान की आबादी 1990 के अंदर 85 करोड़ थी, 85 करोड़ थी, उस आबादी में वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, प्री स्कूलर, जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनकी आबादी 12.5 करोड़ थी। कितनी थी? 12.5 करोड़। आज हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ है, और इस 142 करोड़ की आबादी में UN का एस्टिमेट ये कहता है कि हिंदुस्तान में वो बच्चे जिनकी संख्या 5 साल से कम है, प्री स्कूलर्स, वो 11.5 करोड़ है। दोस्तों कुछ अजीब सा सुनने में आया, कुछ अजीब सी बात समझ में आई। हमारी आबादी पिछले 25 सालों में, 35 सालों में, 1990 से 2023 में बढ़ के 85 करोड़ से बढ़ के 142 करोड़ हो गई है। इस 142 करोड़ की आबादी में जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम हो गई है।
हमारे देश की आबादी जब 85 करोड़ थी, 5 साल से कम बच्चों की उम्र 12.5 करोड़ थी। आज हमारी आबादी जब 142 करोड़ है, हमारे यहाँ पर बच्चों की आबादी 11.5 करोड़ है। कितना अजीब सा बात है। नेगेटिव ग्रोथ है। यकीन हो रहा है आपको? नेगेटिव ग्रोथ है। -8% की नेगेटिव ग्रोथ है। हमारे समाज में बच्चे कम हो रहे हैं। अब एक दूसरी खबर देता हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमारे देश की आबादी 1990 में 85 करोड़ थी, हमारे देश के अंदर 6.25 करोड़ वो लोग थे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। कितने थे? 6.25 करोड़। तो हमारे यहाँ वृद्ध लोग थे 6.25 करोड़, बच्चे थे 12.5 करोड़। मतलब हर वृद्ध के पीछे 2 बच्चे हमारे परिवार में रहते थे। आज हमारे समाज में जब हमारी आबादी 142 करोड़ हो गई है, इस आबादी के अंदर हमारे पास जो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो 16.5 करोड़ हैं। मतलब क्या हुआ? बच्चे 5 साल से कम उम्र के 11.5 करोड़, लेकिन वृद्ध जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो 16.5 करोड़। क्या मतलब हुआ? हमारे देश की आबादी में 5 करोड़ ऐसे वृद्ध हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है या पोता पोती नहीं है। कुछ बात समझ में आई? हम में से बहुत से लोग आने वाले समय में अपनी वृद्धावस्था में अकेले रहने वाले हैं। आपके लिए और आसान कर देता हूं, हमारे समाज के जो 5 हिस्से हैं, वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो लोग जो कामकाजी हैं, जो काम करते हैं, वो लोग जो रिटायर हो गए जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और वो लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। इनकी ग्रोथ क्या है? इनकी संख्या की ग्रोथ क्या है? मतलब कितने लोग हिंदुस्तान में हैं, उसमें वृद्धि दर क्या है? तो हिंदुस्तान में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इसीलिए स्कूल में एडमिशन कम हो रहे हैं, जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनकी ग्रोथ रेट है -8%। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। उस आबादी की ग्रोथ रेट रही पिछले 35 सालों के अंदर 22.4%। 1990 से लेके 2023 के 33 ईयर्स में कितने बच्चे बढ़ गए? 22% से आबादी बढ़ी उन बच्चों की जो स्कूल जाते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर जो लोग काम करते थे, 1990 में हिंदुस्तान में जो लोग काम करने लायक हैं, मतलब 20 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे, उनकी संख्या में 101% की वृद्धि हुई है। पर इन 33 ईयर्स में वो लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, उनकी वृद्धि कितनी है? 1990 में 60 साल से ऊपर जितने लोग थे और 2023 में 60 साल के जितने लोग हैं, इसमें वृद्धि दर है 176%। और जो वयोवृद्ध हैं जिनकी उम्र 80 ईयर्स से ज्यादा है, वहां पर ग्रोथ रेट है 238%। तो केतन भाई, यही वो बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे समाज में सबसे ज्यादा गति से अगर किन्हीं लोगों की संख्या बढ़ रही है, वो एल्डरली पीपल हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आबादी जिन लोगों की बढ़ रही है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। और यूएनओ का एस्टिमेट ये कहता है कि आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग 60 साल की उम्र के हैं, अगले 15.5 साल में इनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। मतलब आज अगर 17 करोड़ है, तो अगले 15 साल में इनकी संख्या बढ़ के 35 करोड़ हो जाएगी। और अगले 15 सालों में हमारे यहाँ बच्चों की संख्या और भी कम हो जाएगी। मैसेज जो दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूं, हम में से बहुत लोग जो आज 50, 55, 60, 65 साल के हैं, हमारे प्रारब्ध में, हमारी किस्मत में, हमारे बुढ़ापे में अकेला रहना लिखा है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपकी उम्र भी लंबी हो रही है। आप बहुत लंबा जीने वाले हैं। आप 80, 85, 90, 95, हम में से बहुत से लोग 100 साल की उम्र तक जीने वाले हैं। इतनी लंबी उम्र आपकी होने वाली है और इस लंबी उम्र का बड़ा हिस्सा आप अकेले बिताएंगे। आपके पास कोई नहीं होगा। और जो बच्चे भी आपके पास में होंगे, वो अपने कामकाज की वजह से दूसरी जगह, दूसरे स्थानों पर चले जाएंगे। ये हर इकोनॉमी में होता है, ऐसा नहीं जो हिंदुस्तान में हो रहा है। एक अजीब सी बात मैं आपसे कहता हूं, आप कहीं पर भी जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे जैसे किसी समाज की आमदनी बढ़ती है, जैसे जैसे किसी समाज की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जैसे जैसे किसी समाज की जीडीपी बढ़ती है, उस समाज में टोटल फर्टिलिटी ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चों की संख्या कम हो जाती है। क्यों होती है, ये आज के वीडियो का संदर्भ नहीं है, तो मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, पर यह होता है।
तो जो सबसे बड़ा संदेश मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, आपकी वृद्धावस्था में आपको अकेले ही रहना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे कदम उठा के एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो पोर्टफोलियो आपकी हर जरूरत को पूरी कर सके, जो बढ़ती उम्र में आपके बढ़ते खर्चों का सामना कर सके और आपकी वो इच्छा भी पूरी कर सके जो हिंदुस्तानी माँ बाप की होती है कि आज न केवल आप अपने लिए जीवन जीना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं। अब सबसे मजेदार चीज जो मैं आपको और सबसे चुनौतीपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो यह है, हिंदुस्तान में पैसा कमाना और कुछ हद तक निवेश करके पैसा बनाना पहले के मुकाबले आसान हो रहा है। क्यों आसान हो रहा है? क्योंकि अब दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जीडीपी हो गए हैं। आपने खुद ने महसूस किया होगा कि जिस आसानी से आप आज पैसा कमा रहे हैं, उस आसानी से आपके पेरेंट्स 30 35 40 साल पहले पैसा नहीं कमाते थे। आप खुद अपने घर में महसूस करते होंगे जिस आसानी से म्यूचुअल फंड्स के जरिए आज पैसा बनाया जा रहा है, जितने लोग आज पोर्टफोलियो को बढ़ा पा रहे हैं, आज से 30 40 साल पहले नहीं बढ़ा पाते थे। हम महंगाई को नहीं हरा पाते थे। तो हमें दो बातें समझ में आती है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में पैसा कमाना भी पहले के मुकाबले आसान हुआ है और पैसा बनाना भी पहले के मुकाबले आसान हुआ है। पर आप जानते हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है वो क्या है? इस पैसे को जो आप कमाएंगे, इस पैसे को जो आप बनाएंगे, उसको आपकी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ाते रहना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। शिखर पे आप पहुंच तो सकते हैं, पर शिखर पे ठहरना बड़ा मुश्किल बात है दोस्तों। कितने प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में हैं जो लगातार 3 4 टर्म्स तक चुनाव जीतते हैं? प्रधानमंत्री तो बहुत से बने हैं, कुछ समय के लिए बने हैं। ये बार-बार एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। शिखर पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और शिखर पर ठहरना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पैसा बनाना मुश्किल है, पैसा कमाना भी मुश्किल है, पर जो पैसा आपने कमा लिया, जो पैसा आपने बना लिया, उस पे सरवाइव करना, उसको बनाए रखना, अपनी जरूरतों को पूरा करना, ये और भी मुश्किल है। और आज यही वो सबसे बड़ी चर्चा हम करेंगे कि हम ऐसे कौन से छोटे छोटे निर्णय लें, वो कौन से छोटे स्टेप्स लें जिनकी वजह से हम कंसिस्टेंटली लंबे समय तक बुद्धिमानी के साथ अनइमोशनली अपने पोर्टफोलियो को ऐसा रख सकें कि जीवन की बढ़ती जरूरतों के साथ, जीवन की बढ़ती उम्र के साथ, जीवन की बढ़ती इच्छाओं के साथ, समाज में बढ़ती महंगाई के साथ हम उसका सामना कर सकें। मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूं अक्षय पात्र। और इस स्मॉल स्टेप्स में जो सबसे बड़ी चीज है ना दोस्तों, उसको हम सिस्टमेटिक स्टेप्स कहते हैं, जो एसआईपी है। पर हमारी दुनिया पता नहीं क्यों एसआईपी पे बहुत ज्यादा केंद्रित हो गई है। एसआईपी पे ज्यादा केंद्रित होकर हम एसआईपी का दूसरा पड़ाव भूल रहे हैं। एसआईपी केवल जरूरी नहीं है, एसआईपी के साथ एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जिसको आप एसडब्ल्यूपी कहते हैं। तो मैं आज न केवल आपके पास स्मॉल आपसे उन स्टेप्स की बात करूंगा जिन स्टेप्स पे आप धन का निर्माण करते हैं, मैं आपसे उन स्टेप्स की भी बात करूंगा जहां आप इस धन का इस्तेमाल करते हैं। तो केतन भाई, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं जो मैंने अपने जीवन में देखी और मैंने अपने बच्चे से वो बात सीखी है। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1992 के अंदर मैंने कमाना शुरू किया और 1992 से ही मैंने पैसा बचाना शुरू किया। जब आप पैसा बचाते हैं तो आप पैसा कैसे बचाते हैं? आप पैसा बचाते हैं जब आप खर्च नहीं करते हैं। फर्ज कीजिए मेरी आमदनी 100 रुपया है, 100 के 100 रुपए खर्च करता हूं तो मेरी आमदनी में कुछ भी बचत नहीं होती है। 90 रुपए खर्च करता हूं तो 10 रुपए की बचत होती है। 80 रुपया खर्च करता हूं तो 20 रुपए की बचत होती है। 70 रुपया खर्च करता हूं तो 30 रुपए की बचत होती है। तो आपने क्या देखा? बचत तब होती है जब आप खर्चा नहीं करते हैं। और सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मनोवैज्ञानिक बात है, बहुत गहराई से सोचना होगा तभी समझ में आएगा। मेरा जैसा व्यक्ति जो 1992 में नौकरी करना शुरू करता है, हर महीना पैसा बचाता है, हर साल पैसा बचाता है, सालों साल बचाता है। कैसे बचाता है? खर्च नहीं करके बचाता है। जब कोई काम आप लगातार कई सालों तक करते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है और आदत बनने के बाद क्या होता है? फिर आपसे वो पैसा खर्च होता नहीं है, क्योंकि आप बचत करने में लग जाते हैं। हम ये बुनियादी बात सुन भूल जाते हैं कि हम बचत करते हैं पैसा बनाने के लिए और हम पैसा बनाते हैं खर्च करने के लिए। तो आपका जीवन मुकम्मल तभी होता है जब आप पैसा बनाते हैं और पैसे को खर्च करते हैं। तो हमें केवल एसआईपी नहीं समझनी है, हमें एसडब्ल्यूपी भी समझनी है। और आपकी इच्छाएं पूरी कैसी होती हैं? जब आपकी इच्छाएं तब पूरी होती हैं जब आप पैसे को खर्च करते हैं। और पैसे को किस अंदाज में खर्च करना है, यही एसडब्ल्यूपी हमें सिखाती है।
तो दोनों बातों पे बहुत गौर से हम बात करेंगे। हम आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहता हूँ, और ये 4 बातें क्यों रखना चाहता हूँ? क्योंकि जो पहला ए है, ए फॉर एप्पल, जो हमारे हमारे इस सफर का है, वो कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है एक ईमानदार बात से। वो ईमानदार बात क्या है? मैं 4 प्रश्न आपसे पूछूँगा और इन 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है, क्या आपको लगता है कि आप भविष्य जानते हैं? डू यू बिलीव यू कैन फोरकास्ट फ्यूचर? बहुत सिंपल सवाल है ना? हम में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कल बाजार में क्या होगा? बाजार ऊपर जाएगा कि बाजार नीचे जाएगा? बाजार कब ऊपर जाएगा? बाजार कब नीचे नहीं जाएगा? हम सभी इस उद्वेग में रहते हैं कि काश हमें मालूम चले कल क्या होगा। लेकिन मैं केवल बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जीवन की बात कर रहा हूं। कागज पे लिखिए इस प्रश्न को, लिखिए कागज पे इस प्रश्न को। क्या आप जानते हैं कि कल क्या होगा? डू यू बिलीव यू कैन फोरकास्ट फ्यूचर? से यस, से नो, और पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कागज पे लिखिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी जो आमदनी है, हर महीने जो आप पैसा कमा रहे हैं, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं? नियंत्रित करने का मतलब है कि जो पैसा आप अभी कमा रहे हैं, वैसा अगले महीने भी कमाते रहेंगे, आने वाले सालों में भी कमाते रहेंगे। डू यू बिलीव यू कैन कंट्रोल योर इनकम? ईमानदारी से लिखिए यस और नो। मेरा ये मानना है कि मेरा जीवन में कल क्या होगा केवल ईश्वर जानता है। इस महीने मैंने नौकरी में तनख्वाह पाई है, दूसरे महीने मेरी तनख्वाह आएगी कि नहीं आएगी, मेरे जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में है। मेरा ये मानना है कि हम अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनकम कभी ज्यादा हो जाती है, इनकम कभी कम हो जाती है। तीसरा प्रश्न लिखिए कागज पे, ईमानदारी से अपने आप को पूछेगा, डू यू बिलीव यू कैन एलिमिनेट रिस्क? क्या आप अपने जीवन से रिस्क को सदा के लिए खत्म कर सकते हैं? राइट, यस और नो। मैं अपना विचार भी आपको बताता हूं। मां के कोख में जब भ्रूण पड़ता है ना, उस दिन से रिस्क शुरू हो जाता है। जिस दिन आप पैदा होते हैं और जब तक आप दुनिया में रहते हैं, तब तक आप रोजाना जोखिम का सामना करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस जोखिम को, इस रिस्क को अपनी जीवन से एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में जो रिस्क है, ये पेस्ट कंट्रोल जैसा है। पेस्ट एलिमिनेट नहीं होते हैं दोस्तों, पेस्ट कंट्रोल होता है। तो कोई पेस्ट एलिमिनेशन फर्म नहीं होती है, पेस्ट कंट्रोल फर्म्स होती हैं। और चौथा सवाल अपने आप से पूछिए, डू यू नो, कभी आपने अपने परिवार के साथ में बैठ के ये लिखा है कागज पे कि अगर यकायक आपकी आमदनी कम हो जाए, यकायक घर में आपकी तनख्वाह आना कम हो जाए, यकायक जिन स्रोतों से आपको आमदनी मिलती है वो बंद हो जाए, तो आपका परिवार कितने महीनों तक, कितने सालों तक सरवाइव कर सकता है बिना आमदनी के? कागज पे ये भी लिखिए और इन 4 प्रश्नों का ईमानदार जवाब दीजिए। अगर इस प्रश्नों में 4 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का भी जवाब ये है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आइए छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। दोस्तों, आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप कितना बचाते हैं। आप अपने परिवार के लिए अपनी कमाई छोड़ के नहीं जाते हैं, आप अपने परिवार के लिए अपनी बचत छोड़ के जाते हैं। कल को अगर मेरे जीवन में कुछ हो जाए, हर महीने जो पैसा कमाता हूं आना बंद हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। तो जो पहला कदम आपको जीवन में उठाना है, वो क्या उठाना है कि हर महीने आपको एक बचत करनी है। पहले कमाना है, बचत करनी है और शेष पैसे को खर्च करना है। कमाई के बाद पैसा खर्च करके आपको पैसा नहीं बचाना, इक्वेशन गलत है। सही इक्वेशन क्या है? इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। याद रखिएगा मेरी इस बात को, जो आपने पैसा बचाया है वही आप परिवार के लिए छोड़ सकते हैं, नंबर 1 बात। और इस बात को ज्यादा याद रखिएगा कि जो आपने पैसा बचाया है वही आपके लिए दौलत का निर्माण करती है, वही आपके लिए वेल्थ का निर्माण करती है। और जब आप वेल्थ का निर्माण करती है तो आपको करना क्या है? ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आप जब भी पैसा बचाएंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, बाजार में निवेश करेंगे, तूफान आएंगे, झंझावात आएंगे, ऊपर नीचे होगा बाजार, आपको बहुत बार डर भी लगेगा। हिंदुस्तान की जीडीपी ऊपर नीचे होगी। दोस्तों, जब हवाई जहाज आसमान में उड़ता है ना, तो मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। प्लेन क्रैश इसलिए नहीं होता है कि मौसम बिगड़ गया, प्लेन क्रैश इसलिए होता है कि पायलट ने सही निर्णय नहीं लिए, पायलट ने सही फैसले नहीं लिए, पायलट ने सही कदम नहीं उठाया, पायलट एल्टीट्यूड को सही तय नहीं कर पाया, पायलट फ्यूल को मिसगाइड कर गया। पायलट से ही गलतियां होती है तब प्लेन क्रैश होता है। प्लेन बने हैं वेदर का सामना करने के लिए, प्लेन बने हैं तूफानों का सामना करने के लिए, लेकिन तूफान में अगर वो क्रैश हो गया तो गलती उसके स्टेप्स की, उसके कदमों की है जो उसने कदम उठाई है। हमारे निवेश की यात्रा में हमेशा याद रखिएगा, जो रिटर्न आपको कम आया है, रिटर्न आपको ज्यादा आया, वो हमेशा नजर आएगा।
रिटर्न आ गया इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा नहीं था, और रिटर्न नहीं आया इसका ये मतलब नहीं कि खतरा था। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि सड़क पे दुर्घटना नहीं हो सकती है। आप सड़क पे सकुशल घर पहुंच गए इसका ये मतलब नहीं है कि दुर्घटना नहीं हो सकती थी। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, रिटर्न जो है वो हमेशा विजिबल होता है, और रिस्क जो है वो हमेशा इनविजिबल होती है, और जो चीज इनविजिबल होती है उसी के लिए कदम उठाए जाते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए भी आपको बात ध्यान रखनी है। जो वोलेटिलिटी बाजार में आपको नजर आ रही है, जो आपके रिटर्न्स को ऊपर नीचे करती है, वो विजिबल है, वो आपको खतरा महसूस होती है, पर वो आपके लिए खतरा नहीं है। तो जो पहली चीज आपको समझनी है वो क्या समझना है, आपको कामयाब होने की शर्त को बढ़ाना है। आपका रिटर्न क्या है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको ये जांचने की कोशिश करनी है कि किस गति पे मैं गाड़ी चलाऊं कि मेरे एक्सीडेंट की जो संभावनाएं हैं वो कम से कम हो जाएं, और अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो नुकसान कम से कम हो। इस तरह से आपको गाड़ी चलानी है। तो निवेश भी आपको इस तरह से ही करना है कि मेरे को किस तरह से ऐसा निवेश करूं कि दुर्घटनाएं जब भी बाजार में उतार चढ़ाव हो तो दुर्घटनाएं मेरे ना हो, और अगर हो तो मुझे नुकसान कम से कम हो। आपको इस बात को स्वीकार करना है। तीसरा स्टेप क्या है, आपको इस बात को स्वीकार करना है कि बाजार में हमेशा विचलन रहने वाली है। आपको इस बात को स्वीकार करना है कि बाजार कभी भी ऊपर जा सकता है। आपको इस बात पे विश्वास करना है कि बाजार कभी भी नीचे जा सकता है। और मान लीजिए इस साल अगर बाजार नीचे चला गया तो आपकी जिंदगी की वो पहली गिरावट नहीं होगी। आपको यह भी मानना है कि जिंदगी की आखिरी गिरावट नहीं होगी। ये गिरावट अगर अभी हुई है तो बाद में और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन इस गिरावट से आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए हैं तो आपने वो कदम नहीं उठाए जो आपको कदम उठाना चाहिए था। उसमें एक है एसेट एलोकेशन, और जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो आप एक चौथा कदम उठाते हैं, और वो चौथा कदम क्या है, आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं नहीं जानता कल क्या होगा, मैं नहीं जानता कि बाजार कब ऊपर जाएगा, मैं नहीं जानता कि बाजार कब नीचे जाएगा, लेकिन बाजार ऊपर जाए मैं तैयार हूं, बाजार नीचे जाए मेरा पोर्टफोलियो तैयार है। आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, आप प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति तैयार रहता है हर हालात के लिए, ऐसे कदम उठाता है कि वो हर हालात के लिए तैयार है, फिर वो घबराता नहीं है। और जो घबराता नहीं है वही तो फिर अपनी यात्रा को पूरी करता है। पांचवा कदम जो आपको उठाना है, जो हमें समझने की जरूरत है, जो बहुत जरूरी है, कि जैसे जैसे आप निवेश करते हैं आपको यात्रा किस तरह से करनी है। सबसे पहली बात, आपको यात्रा की शुरुआत करनी है। मुझे बहुत देरी से समझ में आई केतन भाई ये बात। 1992 से 2005 निकल गया, 2006 निकल गया, तब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। मैं हर महीने एसआईपी करता था, हर महीने बचत करता था, लगातार बचत करता था। मुझे एक व्यक्ति ने समझाया कि बचत करने का गलत तरीका है, आपकी आमदनी हर साल बढ़ती है, इसी तरह से आपकी बचत भी हर साल बढ़नी चाहिए। तो जैसे ही आप एसआईपी शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपए की एसआईपी शुरू की है, 10,000 रुपए की आपने एसआईपी शुरू की है, हर महीने आप 10,000 रुपया बचा रहे हैं, तो स्वतः ही ऑटोमेटेड रूप से अगले साल आपका ये जो एसआईपी है स्टेप अप हो जानी चाहिए। अगले साल आपकी बचत 10,000 रुपए नहीं होनी चाहिए, आप अगले साल आपकी बचत 11,000 रुपये होनी चाहिए। मतलब 10% से आपने स्टेप अप कर लिया। और दोस्तों सुनिएगा, केतन भाई आपको, आपके जरिए मैं ये सूचना देना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल तक लगातार 10,000 रुपए के एसआईपी करता है, और ज्यादा नहीं, उसको केवल 10% का रिटर्न आता है, ज्यादा नहीं, केवल 10%। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज्यादा रिटर्न आता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लेकिन मैं केवल एहतियात की दृष्टि से केवल 10% की बात करता हूं। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपया बचाता है, 25 साल तक 10,000 रुपया बचाता है, तो उसके खाते में 1,34,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जिसने 25 साल निवेश किया है, पहली बार पहले साल से ही केवल 10% से, केवल 10, ज्यादा नहीं, 10% से, मतलब पहले साल आपने 10,000 रुपया बचाया, अगले साल आपने 11,000 रुपया बचाया, आपने टॉपअप किया अपने एसआईपी को, ऑटोमेटिकली किया, आपको करने की जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड्स आपको सुविधा देते हैं, अपने आप हो जाएगा। अगर आप उसको 10% से करते हैं तो आपके खाते में 3.3 करोड़ से इकट्ठा हो जाते हैं। बताइए, केवल 10% से, केवल 10% से 3.3 करोड़, कहां 1.3 करोड़ और कहां 3.3 करोड़। बताइए, 2 करोड़ रुपए आपके खाते में ज्यादा जमा हो गए। कितनी खूबसूरत बात है। और यही वो बात है जो मैंने आपके सामने रखी थी। कंपाउंडिंग में आपको ये बात समझ में आती, जहां से मैंने शुरू किया था। तो मैंने स्टेप अप नहीं किया था, इसलिए मुझे 19 साल लग गए पहला करोड़ बनाने में। अगर मैं स्टेप अप करता तो जीवन में पहला करोड़ 14-15 साल में बन जाता, मेरे साल कम हो जाते। और तीसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि पहला करोड़ बनने में ही समय लगता है,
उसके बाद जो अगला करोड़ है वो 1/4 समय में आता है। मान लीजिए अगर आपको पहला करोड़ बनाने में 20 साल लगे हैं तो दूसरा करोड़ बनाने में आपको मात्र 5 साल लगेंगे। मात्र 5 साल, कहां 20 साल और कहां 5 साल। ये वो कदम है जो हमें समझने की जरूरत है। कंटिन्यूटी, आपको लगातार सरवाइव करते रहना है। बाजार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो सर्वाइवल की आती है। लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं और सबसे बड़ी गलती वो करते हैं जो इस वक्त मुझे सुनने में आ रही है। वो सुनने में आ रही है कि बहुत से लोग मेरे को पूछ रहे हैं, कल ही मैंने किसी के साथ एक वीडियो किया है कि हमारी एसआईपी बंद करने की इच्छा हो रही है क्योंकि 2 साल से हमारे एसआईपी में रिटर्न नहीं आया। यही वो सबसे बड़ी गलती करेंगे। एसआईपी आप करते ही इसलिए हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं और एसआईपी आपको सर्वाधिक लाभ तभी देती है जब आपकी यात्रा में विचलन आते हैं, आपकी यात्रा के अंदर गिरावट आती है। अगर आप इस बात को बेहतर समझना चाहते हैं, होमवर्क मैं आपको देता हूं, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने 2 या 3 साल से एसआईपी शुरू की है और आप परेशान हो रहे हैं कि 2-3 साल से आपके एसआईपी का रिटर्न पॉजिटिव नहीं है, अपने आस पड़ोस में पूछिएगा, अपने ऑफिस में पूछिएगा, अपने दोस्तों को पूछिएगा, अपने समाज में पूछिएगा, कोई व्यक्ति है जो 2008 से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर किसी ने 2008 में एसआईपी की है, आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ होगा? वो तो अभी आपके साथ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ था आप जानते हैं? 2008 में, 2008 की जनवरी में सेंसेक्स 21,000 था, जो मार्च 2009 के अंदर एक साल के बाद गिर के 9,000 हो गया। 21,000 से 9,000, 58% बाजार गिर गया, 60% बाजार गिर गया। कितना नुकसान हुआ। और उसके बाद वापिस बाजार 21,000 नहीं आया, 2013 के अंत तक, 2014 में वापिस आया। 6 साल तक बाजार 21,000 के नीचे रहा। आधे लोगों ने एसआईपी बंद कर दी थी। तो अपने समाज में ढूंढिए उन लोगों को, 2 लोगों को ढूंढिए जिन्होंने 2008 की गिरावट के बाद एसआईपी बंद कर दी और जिन्होंने 2008 के बाद एसआईपी को चालू रखा। ढूंढिए और पता कीजिए किसने पैसा बनाया है। वो व्यक्ति जिसने 2008 के बाद एसआईपी चालू रखी, उसने इतना पैसा बनाया है कि उसको आज गिरावट अच्छी लगती है। एक तीसरे आदमी को ढूंढिए, अगर उसने गिरावट में टॉपअप किया है, स्टेपअप किया है, अगर उसने स्टेपअप किया है तो उसने और ज्यादा पैसा बनाया है। सीखिए, इतिहास से सीखिए, हिस्ट्री से सीखिए। एसआईपी का मतलब ही यह होता है कि विचलन आना चाहिए। यह अंतिम सत्य है दोस्तों। वोलेटिलिटी, जितना विचलन होगा, जितना उतार चढ़ाव होगा, उतनी एसआईपी आपको ज्यादा पैसा बना के देती है। तो आपको करना क्या है? अगर आप 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र में हैं, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आपको रिटायरमेंट 60 साल तक होगा। आपके पास 25-30 साल हैं। 25-30 साल के अंदर आप इतना पैसा बना सकते हैं कंपाउंडिंग से, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो पैसा आप बनाएंगे, उस पैसे को बाद में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आगे आपसे बात करूंगा। पहले मैं आपसे उन कदमों की बात कर रहा हूं जो कदम सुनिश्चित करेंगे कि कितना पैसा बन सकता है। 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र आपके पास में, आपके पास सबसे बड़ी ताकत टाइम है। आप 25 साल तक इंतजार कर सकते हैं, आप 28 साल तक इंतजार कर सकते हैं, आप 30 साल तक इंतजार कर सकते हैं। और 30 साल में कंपाउंडिंग कितना पैसा बनाएंगे, आप सोचिएगा इसके बारे में। केतन भाई, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, कि आप मेरी मदद कर पाएंगे? आप हमारे साथ बने हुए हैं ना? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ, बताइए। केतन भाई, मेरी मदद कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से नाराज नहीं होंगे। अरे नहीं सर, बताइए। ये आपकी परीक्षा नहीं है, ये आपकी परीक्षा नहीं है, ये किसी की परीक्षा नहीं है। ये मानव की लिमिटेशन है, ये हमारे ह्यूमंस की लिमिटेशन है। तो केतन भाई, 3+3 कितना होगा? 3 जमा 3 कितना होगा? 3 को 3 पे ऐड कीजिए, कितना हो गया? सॉरी सर, क्या बताया आप? क्या क्वेश्चन था? 3+3 कितना हो गया? 3+3 6 +3 3+3 is 6 +3 is 9 +3 +3 12 15 +3 18 21 आप कितने में क्या देख रहे हैं? बहुत आसानी से आप जवाब दे रहे हैं ना, बहुत आसानी से। कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं दिक्कत आ रही है? कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, 3 × 3 कितना होता है? 3 × 3 is 9 × 3 27 × 3 81। अभी कहते हैं भाई, देखिए अभी टाइम ले रहे हैं ना आप, जब सोचना पड़ रहा है ना। अभी टाइम, अब आगे पूछोगे तो और टाइम लगेगा।
और टाइम लगेगा, आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे। अगर मैं आपसे 3+3+3+3 कहता जाऊंगा ना, आप रात तक मुझे जवाब देते रहेंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैं 3 × 3 × 3 करूंगा ना, आप थोड़ी देर के बाद रुक जाएंगे। इसलिए कंपाउंडिंग की मैं बात कम करता हूँ केतन भाई। कंपाउंडिंग लोगों को समझ में नहीं आती है। सबसे वेरी बड़ी ट्रू। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंपाउंडिंग आपका इस तरह से पैसा बनाती है कि जैसे आपका जवाब 81 हो गया, +3 में 81 कितना समय लगता बताइए, लेकिन गुणा में तुरंत हो गया। हम लीनियर प्रोग्रेशन समझ सकते हैं दोस्तों, हम ज्योमेट्रिक समझ ही नहीं सकते हैं। जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ ही नहीं सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो आप कंपाउंडिंग पे यकीन कैसे करेंगे? तो जो सबसे बड़ी बात आपको समझनी है, इन छोटे कदमों में जो सबसे जरूरी कदम आपको समझना है कि पैसा आपके फैसले नहीं बनाता है। पैसा इसलिए नहीं बनता है कि आपने क्या फैसले किए हैं। पैसा आपका इसलिए बनता है कि आपने यात्रा को जारी रखा है, आप सरवाइव हुए हैं और आपने कंपाउंडिंग को प्राप्त की है। और जिस व्यक्ति ने कंपाउंडिंग प्राप्त कर ली, फिर उसको संकट नहीं आता। ये वो सबसे बड़ा संदेश है जो मैं देना चाहता था। इसलिए केतन भाई, मैंने आपको तकलीफ दी थोड़ी सी, और यही से हमें बात समझनी है कि हमें क्या करना है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हिंदुस्तान का अंदर कितना पैसा मेरा बनेगा। वो तो पैसा बनेगा, क्योंकि आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। आपके खर्चे ही व्यापारी की आमदनी होती है। और अगर आपको यकीन है कि आने वाले सालों में आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको यकीन करना होगा कि आने वाले सालों में आपके व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी। और अगर आप इस बात पे यकीन करते हैं कि आने वाले सालों में व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी, तो आपको इस बात पे यकीन करना होगा कि आने वाले सालों के अंदर हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी और उसकी वजह से बाजार भी बढ़ेगा। ये वो सबसे बड़ी बात है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। एक और बात है जो कि मैं आपके साथ में कहना चाहता हूं, वो क्या है कि जब भी आप पैसा बनाते हैं और कंपाउंडिंग से आप प्राप्त करते हैं, तो एक अद्भुत बात होती है। आपको एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है कि मेरी इच्छाएँ पूरी होती हैं। तो जब आप एसआईपी से, एक वक़्त आएगा जब रिटायरमेंट का समय आएगा, आप रिटायरमेंट के आस-पास पहुँचेंगे, आप 55-58 साल की उम्र तक पहुँचेंगे, या आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। उस वक़्त आप अपने परिवार के साथ बैठिएगा और परिवार के साथ बैठ के तय कीजिएगा कि आपका जीवन जीने का तरीका कैसा है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, आप कैसे घर में रहना चाहते हैं, आपके घर में फर्निशिंग्स आप कैसी चाहते हैं, आपके किचन के अंदर आप प्रोविजंस कैसे चाहते हैं, आप साल में कितनी बार यात्राएं करना चाहते हैं, आप साल में कितनी बार भारत की यात्रा करना चाहते हैं, आप साल में कितनी बार विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप मोबाइल कैसा मेंटेन करना चाहते हैं, आप कितने कमरों में एसी चाहते हैं, आप कितने घंटे एसी चलाना चाहते हैं, आपके घर में सर्दियों में रूम हीटर है कि नहीं है, कितनी देर तक हीटर चलाना चाहते हैं, आप कार कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब आपकी जीवन शैली कैसी है, आप जीवन शैली कैसी जीना चाहते हैं। परिवार के साथ बैठिए और बात कीजिए। जब आप बात करेंगे तो कागज पे लिखेंगे कि मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूं, और उस तरह का जीवन जीने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है, मतलब आपको हर साल कितना खर्चा करने की जरूरत है। मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए खर्चा करने की जरूरत है, उस 10 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 करोड़ आता है। अगर आपने एसआईपी करके 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, तो 10 लाख के खर्चे में, 2025 में 10 लाख के खर्चे में जो जीवन शैली आप जी सकते हैं, इस जीवन शैली से आप 90 साल की उम्र तक अपना जीवन निकाल सकते हैं। आपको कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, और वो पैसा जो आप निकालेंगे, वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए निकालेंगे। तो एसआईपी आपको बताती है कि आपका पैसा कैसे बनता है, और एसडब्ल्यूपी आपको बताती है कि उस पैसे को आपको इस्तेमाल कैसा करना है। और एसडब्ल्यूपी आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपका वो मैजिक नंबर आ जाए, जो मैजिक नंबर मैंने आपके सामने रखा था। मैं अपनी भाषा में इसको अक्षय पात्र कहता हूं। अगर आपने अपने जीवन का अक्षय पात्र का निर्माण कर लिया, उसके बाद आपके जीवन में एक अद्भुत बात होगी कि हर साल आप पैसा निकालते रहेंगे। उसके बाद भी आपके खाते के जो बैलेंस है, आपके पोर्टफोलियो के जो बैलेंस है, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। यही वो बात है जो हमें सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करनी है। बस हमें कुछ खतरों का ध्यान रखना है। वो खतरों का ध्यान ये रखना है कि हम लोग कैसे सोचते हैं, हमारी आदत कैसी है। लॉन्ग टर्म सोचना हमारे जीवन में नहीं है दोस्तों। हम बहुत मुश्किल आती है हमें लॉन्ग टर्म सोचने में, क्योंकि हम मानव हैं। मानव के रूप में एक प्रकार के हम एनिमल हैं, एक प्रकार के हम पशु हैं। हमने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी, तो हमने जंगलों से शुरुआत की थी। हमारे जो पूर्वज हैं वो जंगल में रहा करते थे।
हमें खेती करते हुए केवल 8,000 साल पहले हुए हैं, पर होमोसेपियंस के रूप में हम दुनिया में 3 लाख सालों से है। मतलब हमारे पूर्वजों ने 2,90,000 साल, 2,92,000 साल जंगलों में बिताए हैं। दुनिया का सबसे पुराना शहर 2000 साल पुराना होता है। हिंदुस्तान का सबसे पुराना शहर बनारस 2,500 साल पुराना है। अगर आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं तो वो 600 साल पुराना है। अगर आप लोथल इसके आसपास के रहने वाले हैं तो आपकी जगह 4,000 साल पुरानी है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं जो इस बात को सुन रहे हैं तो आपका शहर करीब 1100-1200 साल पुराना है। अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो आपका शहर 300 साल पुराना है। अगर जो मुझे मेरी बात सुन रहे हैं आपका मुंबई केवल 200-250 साल पुराना है। कोई भी ऐसा दुनिया में शहर नहीं है जो 10, 15, 20, 50,000 साल पुराना है। तो हम लोग कहाँ रहते थे? हम जंगलों में रहते थे। और जब हम जंगलों में रहते थे ना तो कल नहीं आता था, कभी भी मृत्यु आ सकती थी। सुबह उठते थे तो लगता था कि रात को सोने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रात सो गए सुबह जिंदा उठते थे तो भगवान को याद करते थे कि तुमने मुझे मुझे जिंदा रखा। मृत्यु कहीं से भी आ सकती थी। तो जंगल पर रहने वाला व्यक्ति लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता था, वो कल की प्लानिंग नहीं करता था। इसलिए हम लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं सकते हैं। हमारा दिमाग सर्वाइवल को सोचता है, हमारा दिमाग थ्राइवल को नहीं सोचता है। तो जब भी बाजार में गिरावट आती है, वो दिमाग जो जंगलों में रहता था आपको बाजार को कहता है कि बाजार में खतरा है, बाजार से दूर रहो। वही हमसे गलती होती है। इस बाजार में आपको तब रहना चाहिए जब आपको बाजार में खतरा लगता है, क्योंकि वहीं से इस बाजार में रिटर्न पड़ता है। बहुत से लोग आपको कह रहे होंगे इकोनॉमी में भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। बहुत से लोग आपको कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ अर्निंग ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रही है। बहुत से लोग आपसे ये कहेंगे कि सोने की कीमत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे विदेशी बेच रहे हैं। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे सरकार ने जो कदम उठाए इसलिए कदम उठाए, कंजप्शन ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर ये सारे खतरे आपको नजर आते हैं तो मेरी याद रखिएगा, यही वो समय होता है जहां से रिटर्न का बीज पड़ना शुरू होता है। और जब बुरी खबरें आती हैं तभी आपको बाजार में टॉप अप स्टेप अप ज्यादा करते रहना चाहिए। इस बाजार में आप अच्छी खबर के लिए नहीं आते हैं, इस बाजार में आप अच्छी कीमत के लिए आते हैं, क्योंकि अच्छी कीमत पे जब आप निवेश करते हैं तो लाभ आपको ज्यादा होता है। बुरी कीमत पे सोना खरीदेंगे नुकसान हो जाएगा, अच्छी कीमत पे कबाड़ खरीदेंगे तो पैसा बना लेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना है। आखिरी स्टेप, आखिरी सबसे जरूरी कदम जो आपको उठाना है दोस्तों, वो क्या है? हमेशा इस बात को याद रखना है कि बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको एक एसेट पे निर्भर नहीं करना है, आपको एसेट एलोकेशन करना है। और एसेट एलोकेशन कैसा करना है कि परिवार के साथ बैठना है और परिवार के साथ बैठ के तय करना है, कागज पे लिखना है कि मैंने कितना पैसा बचाया है। इस पैसे को जो मुझे बचाया है मुझे खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मेरा पैसा बचाया हुआ अगले 6 महीने में मुझे कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत है, वो लिक्विड फंड्स में रखिएगा। जो पैसा 1-1.5 साल में खर्च करने की जरूरत है वो मीडियम टर्म फंड्स में रखिएगा। जो पैसा 2.5-3 साल में खर्च करने की जरूरत है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स में रखिएगा। जो पैसा आपको 3 से 5 साल में खर्च करने की जरूरत है वो हाइब्रिड फंड्स में रखिएगा। और जो पैसा आपको 5-7 साल के बाद में खर्च करना है उसको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में रखिएगा। इस तरह से जब आप निवेश करते हैं तब आप बाजार की किसी भी अवस्था से घबराते नहीं हैं, क्योंकि जब जब आपको पैसे की जरूरत है तब तब आपके पास पैसा रहता है। इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए, एसेट एलोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, आपके मन को कंट्रोल करने के लिए सलाहकार का इस्तेमाल का मदद लेते हुए अगर आप इस यात्रा को जारी रखते हैं तो आप कंपाउंडिंग प्राप्त करते हैं। और जो कंपाउंडिंग प्राप्त करता है ना दोस्तों, वही फिर धन का निर्माण करता है और अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ता हुआ देश है। अगर आप हिंदुस्तान के इस अमृतकाल के अंदर सही तरीके से जो कदम मैंने आपको बताए हैं, इन कदमों को उठाते हुए अगर आप निवेश की यात्रा को करते हैं तो इस बात की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि न केवल आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, पर ऐसा अक्षयपात्र बना पाएंगे जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा और अपने बच्चों के लिए भी आप फॉर्चून छोड़ के जा पाएंगे। ये वो बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। एनजे ने मुझे निमंत्रित किया, मुझे अवसर दिया आपसे बात करने के लिए, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। केतन भाई का आभारी हूँ। केतन भाई हमारे साथ बने हुए हैं, कह रहे थे सवाल आए, उन सवालों के थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक सीधी सी लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म भी समझा दिया, वेल्थ क्रिएशन भी समझा दिया, 6 स्टेप की प्रोसेस भी आप